नमस्कार, हाजिर हूँ मैं मोहम्मद आज़ाद लेकर मुद्दों का जवाब। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर नहीं रहे। सूरज समाचार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुरू करते हैं आज का मुद्दों का जवाब। एक अजीब सी कशमकश है, एक सवाल है, देश को कौन बदनाम कर रहा है। राहुल गांधी जर्मनी के हैम्बर्ग में थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आतंकवाद, अलगाववाद, लिंचिंग जैसी घटनाओं को बेरोजगारी से जोड़ा। बीजेपी ने राहुल के बयान को देश के अपमान से जोड़ दिया। इसके बाद अगर आप खुद को बीजेपी या कांग्रेस से बराबर दूरी पर रखकर सोचें तो जहन में कई सारे सवाल उठेंगे। थोड़ी देर के लिए आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि बुरी घटनाएं देश को बदनाम करती हैं या उनके बारे में बात करने से देश बदनाम होता है। वैसे सच ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी विदेशों में भारतीय समुदाय के बीच कुछ मौक़ों पर अतीत में भारत की दुर्दशा की बातें कर चुके हैं। तब कांग्रेस ने भी ऐसे ही सवाल उठाए थे, पीएम पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया था। इस बार रोल बदल गया है। तो मुद्दों का जवाब में शुरू करते हैं आज की चर्चा इस आग्रह के साथ कि देश का नाम बदनाम न करो। तो मुद्दों का जवाब में आज हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो हैं बेरोजगारी पर सरकार को घेरने के लिए क्या राहुल ने आतंकवाद का बचाव किया है, क्या बुरी घटनाओं से देश की बदनामी नहीं होती, या बुरी घटनाओं के बारे में बात करने से बदनामी होती है, क्या राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है, और बेरोजगारी पर उठने वाले सवाल बीजेपी को परेशान करते हैं। लिंचिंग जैसी घटनाएं क्या दुनिया की नज़रों से छुपाई जा सकती हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। $50,000 new jobs. सिद्धू जाके पाकिस्तान, आप जाके चाइना, यहां कांग्रेस के अंदर कोई हिंदुस्तान करता भी है कि नहीं? The network that was excluded from jobs in Iraq, the Tikriti tribal network, with the global internet to form the horrific idea called ISIS. राहुल पर बिफरी बीजेपी। जर्मनी के हैम्बर्ग में छात्रों को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कुछ ऐसे आरोप लगाए जिससे बीजेपी राहुल पर बिफर पड़ी। लिहाजा पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पहले ट्वीट और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल को करारा जवाब देने में देरी नहीं लगाई। आप कहते हैं कि मोदी जी ने मनरेगा को वीकन कर दिया। राहुल जी, मनरेगा वॉज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ड्यूरिंग योर टाइम। From monumental failure to a monumental success, this is the story of मनरेगा। राहुल जी, पूरे भाषण में मैंने केवल 3 शब्द सुने, चाइना। चाइना में ऐसा हो रहा है, चाइना में वैसा हो रहा है। आपने कहा कि चाइना प्रत्येक 24 घंटे में 50,000 जॉब्स देती है और भारत मात्र 450 जॉब देती है। ये कहां के आंकड़े हैं राहुल जी? ये घर में बनाया है आपने, मेड इन 10 जनपद। बवाल की जड़ है राहुल का वो बयान जिसमें राहुल ने कहा है कि मोदी सरकार देश में नफरत और हिंसा फैला रही है, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाई जा रही है। मॉब लिंचिंग, दलितों पर हमलों की वजह भी यही है। They feel that tribal communities, poor farmers, Dalit communities, lower caste people, minorities should not get the same benefits that the elite of the country get. And large numbers of people who worked in these businesses were forced back to the villages. And these 3 things that the government has done has made India angry. And that's what you get to read in the newspapers. When you hear about lynchings in India, when you hear about attacks on Dalits in India, when you hear about attacks on minorities in India, that's the reason for it. राहुल सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके।
जीएसटी और नोटबंदी की विफलता पर बोलते हुए एक विवादास्पद उदाहरण दे डाला। कहा कि अगर आप किसी को विजन नहीं देंगे तो कोई और आपकी जगह ले लेगा, जैसे ISIS। The network that was excluded from jobs in Iraq, the Tikriti tribal network, linked up with the cell phone network in Iraq and with the network of artillery shells that were left in the villages. And you got an insurgency that fought the United States and caused massive casualties to the Americans. And it didn't end there. And then it connected with the global internet to form the horrific idea called ISIS. राहुल के इस बयान को बीजेपी ने विदेशी सरजमी पर किया गया कि भद्दा मजाक बताया है। राहुल पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया है। देखिए, राहुल जी की समझ इकोनॉमी को लेकर कैसा है ये आप सब जानते हैं। जीएसटी, नोटबंदी और उसके कारण मॉब लिंचिंग, बताइए किन किन चीजों को जोड़ रहे हैं। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, उसको गब्बर सिंह के साथ जोड़ रहे थे, और उन्होंने भाषण में कहा है कि जीएसटी एक इल कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है, उसका कंसेप्शन ही नहीं था। अरे 12 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे राहुल जी? आप ये तो वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ, 2 वर्ष उस समय के थे, 10 वर्ष तो आपके थे। आप कॉन्सेप्चुअलाइज क्यों नहीं कर रहे थे? सिद्धू जाके पाकिस्तान पाकिस्तान, आप जाके चाइना चाइना, यहां कांग्रेस के अंदर कोई हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता भी है कि नहीं? अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठन को दबे कुचले वर्ग की आवाज या मजलूम बताकर सहानुभूति दिखाना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो राहुल गांधी आज हैम्बर्ग में बहुत कुछ बोल गए, इतना बोल गए कि आज देश में सियासी भूचाल आया हुआ है। बेरोजगारी पर सरकार को घेरने के लिए क्या राहुल ने आतंकवाद का बचाव किया? संदीप द्विवेदी आज चर्चा में हमारे साथ हैं। बीजेपी से वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ हैं, कांग्रेस से उमेश पंडित हमारे साथ हैं, और शिक्षाविद वंदना पांडे हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनवार इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। क्या लगता है, कहीं ना कहीं आज राहुल ने कुछ ज़्यादा बोला, सही बोला, गलत बोला, सरकार को घेरने के लिए बोला, या आतंकवाद को बचाने के लिए बोला, या आतंकवाद के खिलाफ बोला? क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरकार को घेरने के हिसाब से तो बोला ही बोला उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने बात कही, मुझे लगता है वो बात ठीक से कम्युनिकेट शायद नहीं कर पाए। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और अगर इसी तरह लोग बेरोजगार होते रहे, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया ऐसा इसका कि जो वहाँ का इराक का उदाहरण दिया उन्होंने, और किस तरह जो युवा जो जिनको कुछ होता नहीं है तो फिर वो गलत दिशा में जो है चले जाते हैं। और ये होता है। आज आप देखिए हमारे देश में भी जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बात है, तो युवाओं को कोई जी कहीं ना कहीं सवाल नहीं है। तो एक सवाल उन्होंने सही उठाया, लेकिन उसके साथ उदाहरण गलत जोड़ दिया। जी हाँ, मेरा ये मानना है। जी नहीं, उदाहरण आप जैसे उदाहरण उन्होंने नहीं कहा, ये बात तो उन्होंने कही, उदाहरण लिंचिंग वाला हो सकता है, लेकिन आप देखिए लिंचिंग जो हमारे यहाँ हो रही है वो ये बेरोजगारी से सीधे नहीं जुड़ी हुई है। हाँ। लिंचिंग एक डिजाइन है जो बाकायदा ये चल रहा है। ये जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी एक प्रायोजना है जिसके तहत ये काम हो रहे हैं। उसमें अनएम्प्लॉयड लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन एक डायरेक्ट कनेक्शन मैं नहीं मानता। और ये मुझे लगता है कहीं ओवरबोर्ड हो गए राहुल गांधी जब उन्होंने ये बात कही कि वो उसमें कोई एक सीधा कोई संबंध मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ एक इनडायरेक्ट संबंध हो सकता है। लेकिन लिंचिंग वाला जो मामला है, जो मॉब की हिंसा है, जो भीड़ हिंसा है, ये सारा जो हमारे यहाँ इस समय सत्ता में लोग हैं उनका एक डिजाइन है, जो एक विचारधारा के तहत ये सब काम हो रहा है कि आवाज बंद कर दी जाए, एक खास वर्ग जो इस देश में है उसको दबाया जाए, उसको उसका ये दिखा दिया जाए कि तुम्हारे लिए इस देश में सिर्फ एक दोयम दर्जा है, तुम्हारा यहाँ प्रथम दर्जा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं है ऐसी घटनाएं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है? निश्चित, जहां तक लिंचिंग का सवाल है, मैं मानता हूं कि सोची समझी रणनीति के तहत ही हो रहा है।
और ठीक ये है। एक जो है वर्ग विशेष को, एक समुदाय विशेष को जो है नसीहत देने के, सबक सिखाने की वजह से हो रहा है, और ये जताने के लिए हो रहा है कि तुम हमारे यहाँ प्रथम नागरिक नहीं हो इस देश के, तुम दूसरे दर्जे के नागरिक हो यहाँ, और हम जैसा कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। ये मैं इसको मानता हूँ, ये सप्रयास है, ये डिजाइन से हो रहा है। इसमें कोई ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, हाँ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो इस रास्ते में निकल पड़ता है, क्योंकि कई से लालच होते हैं उसके पास, तो वो उसमें फंस जाता है। लेकिन एक डायरेक्ट रिलेशन मैं नहीं मानता हूँ इसमें। संदीप द्विवेदी जी, सरकार को घेरने के लिए राहुल ने जिस तरीके के आज बयान दिया है, जो कुछ आज उन्होंने हैम्बर्ग में बोला था, बीजेपी ने तुरंत इस पर हमला किया, तुरंत अपने जवाब दिए, हर चीज़ का बचाव भी किया और उन पर उल्टा हमला भी किया। लेकिन जिस तरीके से पीयूष पंत जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई आपको नज़र आती है? देखिए, मुझे लगता है कि पीयूष पंत जी की बात में, आधी बात में तो सच्चाई ये है कि जिस तरीके से औरैया में मुस्लिम समुदाय के 10 से 15 लोग इकट्ठे होते हैं और पिछड़ा वर्ग समुदाय के 3 साधुओं का गला रेत कर हत्या कर देते हैं और एक साधु मरणासन हालत में छोड़ के जाते हैं, ये मॉब लिंचिंग है। अब ये किस दल के लोग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पीयूष पंत जी अगर सत्ता में बैठे लोगों पर उंगली उठा सकते हैं तो इन्हें और ज्यादा अच्छी जानकारी होगी कि सत्ता के लोग थे या सत्ता में से जो बाहर हो चुके हैं वो लोग थे। आजमगढ़ में जिस तरीके से एक दलित लड़की को जला दिया जाता है, कोई उस पर उंगली नहीं उठाता। पीयूष पंत जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी उस पर संवेदना व्यक्त नहीं करते। ये मुझे लगता है मॉब लिंचिंग थी। जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में अंकित सक्सेना का मर्डर सरेआम कर दिया जाता है, मॉब लिंचिंग नहीं थी। जिस तरीके से डॉक्टर नारंग को सरेआम मार दिया जाता है उनके क्लिनिक में, मॉब लिंचिंग। लेकिन राजस्थान में जो घटनाएं हुई उनको क्या कहेंगे? नहीं, जहां भी घटनाएं हो रही हो, लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग होती है, उसको आप किसी जात, किसी वर्ग या किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी हो सकते हैं, और अगर आप जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से इस तरीके आरोप लगा रहे हैं। सियासत से जोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं, सियासत से क्यों जोड़ सकते हैं? अपराधी का सियासत से क्या लेना देना बताइए। और अगर सियासतदान कोई किसी अपराधी का पक्ष करता है तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे लोगों के अगेंस्ट। बिहार में आपके मंत्री जा जाकर जेलों में मिलते हैं, जो लोग आरोपी हैं उनसे। जेल में तो राहुल गांधी जी भी मिले थे लालू से यादव, और वो तो लालू यादव तो सजा याफ्ता थे। आप लोगों को मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप बताइए क्या वो अच्छा था? नहीं, हम लोग जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर गलत केस लगाए गए, उनसे मिलते हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन जब सजा याफ्ता लोगों से जाके युवराज जी मिलते हैं तो लोग नहीं कहते। दूसरी चीज, अब हम इस मुद्दे पे आ जाए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बाहर जाके बयानबाजी की, मुझे लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय समुदाय को विदेश में संबोधित करके कहीं ना कहीं भारतीय समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से अपने समुदाय या कहिए इटली और विदेशी समुदाय को जानबूझ के संबोधित करके सिर्फ और सिर्फ फंडिंग मोबिलाइज करने के पर्पज से जाते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है और कोई देश हित मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने जाते हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं और जो इल्जामात आपने लगाए हैं उनके जवाब कांग्रेस प्रत्याशी से, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है उमेश पंडित से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या बुरी घटनाओं से देश की बदनामी नहीं होती है, या फिर घटनाओं के बारे में बात करने से बदनामी होती है? उमेश पंडित जी, आपने अभी सुना संदीप द्विवेदी ने कहा कोई एजेंडा राहुल गांधी जी के पास नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की बातें जाकर के विदेशों में कर रहे हैं। तो जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं के बारे में बाहर जाकर बातें हो रही हैं, तो क्या बदनामी देश की नहीं होती है? घटनाएं अगर हो रही हैं, जी, ऐसा है, घटनाएं अगर हो रही हैं तो अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था इन्होंने, तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है जी, और केरल में सिर्फ सरकार नहीं है, वहाँ की वजह से सारी व्यवस्थाएं इनकी थोड़ी आ रही हैं। रही इन्होंने कहा सजा याफ्ता की बात कही थी, लालू जी तीन बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही है। ऐसे बात करते हैं नेताओं के बारे में, ये बहुत निम्न दर्जे की जो बात है इनकी। दूसरी बात, अमित शाह इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बेल पे हैं। 10 साल उनको तो घुसने भी नहीं दिया था गुजरात में, उनको तड़ी पार करा था।
हमें इसी तरीके बहुत की सारे बात नेता करता बेल रहूं, पर नीम हैं। दर्जे की बातें तो ये करते बड़े हैं। बड़े नेता जिस बहुत सारे गांधी बेल पर परिवार हैं। ने इस देश की हैं? बहुत सारे नेता बेल पर बहुत हैं। बेल पे हैं। मैं इनकी जब इन्होंने व्यक्तिगत राहुल गांधी की बातें कही, हाँ, जब राहुल जी की बात कही है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि इनको काम करके दिखाना चाहिए। जो इन्होंने वायदे किए थे, नौकरी देने का वायदा किया था और देश में बेरोजगारी खत्म करने का वायदा किया था, उसे ना करके हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। कहीं भी कोई भी बात है, इनको राहुल गांधी की आंख दिखती है। मध्य प्रदेश में अटल जी की अस्थियों पे इनके मंत्री ठिठोली कर रहे हैं, वो नहीं दिखता है इनको। इनकी हर बातें इस तरीके की बातें होती हैं कि पूरा देश अब जान चुका है और इनकी हार निश्चित तौर पर होने वाली है। इसलिए इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करना, हिंदू मुसलमान करना और देश में अराजकता का माहौल पैदा करना। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और ये गांधी परिवार हमेशा सर्व जाति सर्व धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ठीक। सभी का सम्मान है। जात पात की राजनीति ये करते हैं, देश तोड़ने की व्यवस्था ये फैलाते हैं। इसमें हम कभी शामिल नहीं हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता से बुरी तरह से बौखला गए हैं। ठीक है, इनको पता लग ठीक जाएगा है, थोड़ा। सही है। वंदना पांडे शिक्षाविद हमारे साथ हैं। वंदना जी, आजकल मीडिया इतना वाइड हो गया, इतना फैल गया कि चंद सेकंडों में बड़ी से बड़ी खबरें, बड़ी से बड़ी घटनाएं दूर दूर तक चली जाती हैं, पूरी दुनिया में चली जाती हैं। उसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं तो जाहिर है वो विदेशों में भी उनकी चर्चा होती होगी। उसके बाद जब हम लोग खुद उन चर्चाओं को फैलाते हैं, खुद बाहर जाकर विदेशों में बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की बदनामी होती है। देखिए, इस सत्य से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजकल पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। जो लोकलाइज्ड है वो तुरंत ग्लोबलाइज्ड हो जाता है। जी। पहली बात है तो ग्लोकल और लोकल की बीच की स्थिति को तो समझना होगा और देश की छवि का भी ध्यान रखना होगा। चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी दल हो, लेकिन स्थिति इतनी विद्रूप और भयावह है कि सबको सिर्फ यही दिखता है कि मतलब सभी जिसको कहते हैं कि बेलगाम ज़बान जो होती है उस तरह की स्थिति है। मुझे ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ही स्थिति बहुत इस मामले को लेकर के खराब है कि हमें हमारी छवि बने और हम स्पिन डॉक्ट्रिन क्रिएट करते रहें, हम खबरों में छाए रहें। हमारे जनसंपर्क में एक शब्द कहा जाता है कि खबरों में छाए रहना। स्पिन डॉक्ट्रिन क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह, किसी भी जगह, किसी भी बात को, यानी हमारे नेता अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। राष्ट्र के लिए घातक है, ये राष्ट्र के लिए घातक है। और रही बात मॉब लिंचिंग की, जिसके बारे में कहा जाता है, मैं आपको बता दूं कि हम सभी लोगों को इस एक पक्ष पर भी बात करना चाहिए कि जो ये आतंकवादी होते हैं या जो इस तरह का समूह होता है, वो हर बार अपने इस तरह के आतंक जो उत्पन्न करने के तरीके अलग अलग ढूंढता है। और वो उसी तरह की ये जो मॉब लिंचिंग जो है वो किस सरकार की है, किस सरकार की नहीं है, कौन सत्ता में बैठा है, कौन सत्ता में नहीं बैठा है, के बजाय हमें इस तौर पर देखना चाहिए कि आतंकवाद को शह देने वाले जो आका हैं उन्होंने एक नया तरीका खोज लिया है और अब इसके लिए वो जिस तरह के लोगों को जहां उपयोग कर रहे हैं उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस तरह की हम खबरों में इस तरह की घटनाओं को लेकर के नए तरीके से खबरों में बने रहने के लिए मीडिया का भी देश की बदनामी ना की जाए, चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसकी इस नजाकत को समझना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है वंदना जी, मैं आता हूं फिर आपके पास। ठीक है डॉक्टर अनवार साहब, देश में बुरी घटनाएं होती हैं, गलत घटनाएं होती हैं, गलत बर्ताव होता है, महिलाओं के साथ रेप होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। उनसे देश की बदनामी नहीं होती, लेकिन देश से बाहर जाकर जब देश की बातें होती हैं उनसे और ज़्यादा बदनामी होती है। जी। असल में जैसे आपने अभी बहन ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है जी। और आप कहीं भी कोई बात कहते हैं तो विदिन सेकंड जो है पूरी दुनिया में फैल जाती है।
तो ऐसा कहना कि साहब आप विदेश में कह रहे हैं तो देश की बदनामी हो रही है, देश में कहें देश की बदनामी नहीं हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये पॉलिटिकल स्टैंड है। पॉलिटिकल स्टैंड के अलावा कुछ नहीं समझ पात्र जो कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में वो बात कहें, ये जर्मन में कहें, जहाँ भी कहेंगे वो मीडिया में पूरी दुनिया में आएगा। अब ये है कि आपकी सरकार में 4.5 साल में जो कुछ भी हो रहा है, बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गरीब लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, जितना गरीब तबका है जो जानवरों को पाल कर अपनी रोजी रोटी चलाता था, उसको आप मॉब लिंचिंग के जरिए उनको मार रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, तो क्या इससे देश की बदनामी नहीं हो रही? तो देश की बदनामी तो ये सरकार ही करा रही है। और रहा मुश्किल यहाँ अनवर साहब, डॉक्टर अनवर, यहाँ मुश्किल ये है, अगर पीएम मोदी वही उसी तरीके की बात अगर पिछले इतिहास की बात या दुर्दशा की बात विदेश में करते हैं तो कांग्रेस को उस पर ऐतराज़ होता है। आज अगर कांग्रेस वही कर रही है तो बीजेपी ऐतराज़ क्यों ना करे? ये बात सही है। बेसिकली दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जो हदफ होता है टारगेट, वो सीधा सीधा जी आ रहा हूं मैं आपके पास। नहीं, आदत तो बदलनी चाहिए ना, लेकिन अब इन दोनों का जो गोल है वो अगला इलेक्शन है 2019 का, उसके लिए दोनों पार्टियां अपनी जुमलेबाजी कर रही हैं। आ रहा हूं उमेश जी आपके पास। और इन दोनों पार्टियों को हम लोग ये समझते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। एक हार्डकोर हिंदुत्व है, एक सॉफ्टकोर हिंदुत्व है, और दोनों ही हिंदुत्व की बात करते हैं। इंसानियत की बातें दोनों ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस देश में जो मेजॉरिटी है उसको उठ खड़ा होना चाहिए और इन दोनों को नकार करके और इस देश में पीस और अमन कायम करने के लिए एक मूवमेंट चलना चाहिए, ताकि इन दोनों पार्टियों को साइड करके इंसानियत की बात करें, देश में अमन पैदा हो। और जब देश में अमन होगा तो तरक्की देश की होगी, और उसी पे हम जो है अगर चलिए ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो चला, एक और ब्रेक ले लेते हैं और फिर मैं आऊँगा आपके पास। उमेश पंडित जी, मुझे आपके पास भी आना है, संदीप द्विवेदी के पास भी आऊँगा, बहुत सारे जवाब आप लोगों से लेने हैं। और उससे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाऊंगा कि मॉब लिंचिंग की कितनी घटनाएं और कहां कहां पर हमारे सामने आई हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं एकदम तेज़ी से बढ़ी। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से ये घटनाएं सामने आई। 4 साल में मॉब लिंचिंग के मामले, मॉब लिंचिंग के 134 मामले। राजस्थान 20 मई 2015, मीट शॉप चलाने वाले 60 साल के बुजुर्ग को भीड़ ने पीट कर मार डाला। 2 अगस्त 2015, गौरक्षकों ने भैंसों को ले जा रहे 3 लोगों की बेरहमी से पीटकर हत्या की। दादरी यूपी 28 सितंबर 2015, अखलाक को बीफ खाने के शक में भीड़ ने ईंट और डंडों से पीटकर मार डाला। हिमाचल प्रदेश 14 अक्टूबर 2015, 22 साल के युवक की गौरक्षकों ने गाय ले जाने के शक में पीटकर हत्या कर दी। लातेहार झारखंड 18 मार्च 2016, मवेशियों को बेचने बाजार ले जा रहे मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान को पेड़ से लटकाकर मार डाला। अलवर राजस्थान 5 अप्रैल 2017, गौरक्षक फौज ने दूध का व्यापार करने वाले पहलू खान को मार डाला। असम 20 अप्रैल 2017, गाय चुराने के आरोप में गौरक्षकों ने 2 युवकों को पीटकर मार डाला। असम 1 मई 2017, गाय चुराने के आरोप में गौरक्षकों ने 2 युवकों को पीटकर मार डाला। झारखंड 12 से 18 मई 2017, 4 अलग अलग मामलों में 9 लोगों को मॉब लिंचिंग में मार डाला गया। झारखंड 29 जून 2017,
बीफ ले जाने के शक में अलीमुद्दीन उर्फ असगर अंसारी की पीटकर हत्या। अलवर राजस्थान 10 नवंबर 2017 गौरक्षकों ने उमर खान की गोली मारकर हत्या कर दी। अलवर राजस्थान 20 जुलाई 2018 गाय की तस्करी के शक में भीड़ ने रकबर खान को पीटकर मार डाला। आरा बिहार 21 अगस्त 2018 पुलिस के सामने महिला को बंधक बनाकर मारपीट और निर्वस्त्र कर घुमाया गया। नालंदा बिहार 21 अगस्त 2018 दबंगों ने शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर महिला को किया आग के हवाले। तो देखा आपने किस तरीके से पिछले 4 सालों में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। राहुल गांधी ने इस मसले को भी आज विदेश में जाकर उठाया, बात बढ़ी और देश में सियासी भूचाल आ गया। क्या राहुल गांधी ने देश को बदनाम करने का काम किया? संदीप द्विवेदी। देखिए, मुझे लगता है कि आज़ाद जी जिस तरीके से आपने एक तरफा मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिखाई, अगर इसमें आपने ताज़ा औरैया की घटना भी डाली होती, इसमें मुस्लिमों ने 3 पिछड़ा वर्ग के लोगों को गला रेत के हत्या कर दी, स्वागत योग्य कदम होता। अगर आप डॉक्टर नारंग और अंकित सक्सेना का भी जिक्र करते, जिसकी सरे मार्ग आम कहीं ना कहीं गला काट के पूरी जनता के सामने हत्या कर दी जाती है, सराहनीय कदम होता। दूसरी चीज, इसमें शुरुआत में काफी ऐसी घटनाएं, चलिए आपने जोड़ दी, आपकी घटनाओं को जोड़ देते हैं इसमें। नहीं, मुझे लगता है कि एक तरफा रिपोर्टिंग होती है अगर आप इन घटनाओं का भी जिक्र करते हैं। दूसरी चीज, आप अगर यूपी की घटनाओं की बात करिए, 2017 के पहले की कई घटनाओं की जिक्र किया। अगर अखिलेश यादव पे उंगली उठाई जाए तो क्यों ना उठाई जाए, क्योंकि पुलिस लोकल गवर्नमेंट का काम है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन उनके लिए भी जिम्मेदार कौन? मोदी जी। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करिए, हमने मोदी जी की बात नहीं की, हमने पिछले 4 साल के रिकॉर्ड की बात की है। 4 साल क्यों? क्योंकि 4 साल मोदी जी की सरकार को हुए हैं। आप करिए ना 70 साल की बात, आप करिए ना कश्मीरी हिंदुओं के 70 साल की बात हमने भी की, जनता ने भी की, जनता, आप करिए ना सिखों के, जनता ने इसीलिए आपको सत्ता में बिठाया है। आप करिए ना 1947 की बात, आपको जनता ने इसीलिए सत्ता में बिठाया कि उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया था, उन्हें इसलिए हटाया गया। अगर आजाद जी पिछले 70 साल से 4 साल को कंपेयर कर लीजिए, आप तो मेरा सवाल, आप मेरा जो सवाल है सुनिए संदीप जी, क्या राहुल गांधी ने देश को बदनाम करने का काम किया? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी मुझे लगता है कि उनकी पार्टी खुद उन्हें बदनाम करने का काम कर रही है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है उनके लिए? जिस तरीके से उन्हें गलत आंकड़े पकड़ाए जाते हैं, जिस तरीके से आलू से सोना और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर गए थे तो गंभीरता से उन्हें बात रखनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं उन्होंने एक विपक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं एक मजबूती से अगर मुद्दे उठाए होते तो सरकार को घेरने वाली बात होती। यहाँ पे अपना मजाक बना रहे हैं, कांग्रेस का मजाक बना रहे हैं, साथ में भारतीय लोकतंत्र में उमेश पंडित जी बना रहे हैं। लेकिन इनको करेक्ट करना चाहिए। 70 साल की जो बात कर रहे हैं ये ठीक, अभी मैं आता हूँ आपके पास। देखो, प्रधानमंत्री जी जब विदेश में गए थे, एक बार भाषण दे रहे थे जी, उन्होंने कहा था कि भाई हमारे देश को ऐसी नज़र से देखा जाता था, यहाँ देखो क्या हालात है और हमारे भारत की हालत देखो। भारत की बदनामी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराई है। नंबर 1, सबसे पहले गोधरा कांड करा के मोदी जी ने बदनामी कराई थी, फिर इनके अध्यक्ष अमित शाह जी ने कराई। अगर वो बदनामी करा रहे हैं तो आप भी बदनामी कराएंगे। लिंचिंग हिंदू मुसलमान कांग्रेस की देन है। जानबूझ के तो भाइयों के बीच में कांग्रेस ने तलवारें खिंचवाई है। 1947 में कौन सी भारतीय जनता पार्टी? आप बताएंगे जब कश्मीरी पंडितों को बेघर किया गया, कौन सी भारतीय जनता पार्टी थी? आप बताएंगे जब सिखों का नरसंहार हुआ, कौन सी भारतीय जनता पार्टी थी? मुसलमानों को भगा दोगे? ठीक है संदीप, मैं फिर आऊंगा आपके पास, बीच में नहीं। सारे देश की बात करनी पड़ती है, सब समुदाय की बात करनी पड़ती है, कश्मीर की बात सब समुदाय की बात। देखो ऐसा है, इनसे कहो संदीप जी सुन लीजिए, ठीक है, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है, मैंने टोक दिया उन्हें। इनके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। ठीक है, वो चुप हो गए। हाँ, समझे? जी बोलिए। बताइए, जो इन्होंने वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, 15 लाख देने का, काम क्यों नहीं कर रहे? ये हिंदू मुसलमान मॉब लिंचिंग इसके अलावा ऊपर आ ही नहीं रहे, सिवाय झगड़े की बातें करते, बेवनस्ता की बातें करते, देश में बदनामी की बात करते। मुझे बताओ, मुसलमानों का ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है?
कोई लीडर बात नहीं करेगा क्या कि मुसलमान बाहर से आए क्या? मुसलमानों का देश नहीं है क्या ये? ईसाइयों का देश नहीं है? सिखों का देश नहीं है? हिंदुओं के ठेकेदार ये है क्या? सारे हिंदुओं के ठेकेदार ये है क्या? हम हिंदुओं के उमेश ठेकेदार नहीं पंडित है जी, क्या? उमेश हम पंडित जी, नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी उमेश पंडित है पंडित क्या? जी, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने देश का नाम बदनाम करने का काम किया है। जी। मेरे नहीं, राहुल गांधी ने किया है, इन्होंने नहीं किया। रोज लोगों को पीट रहे हैं, मरवा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं सत्ता के लिए, सरकारों को तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, ये शासन चलाना जानते नहीं है, लोगों को झगड़े में अटका रहे हैं, देश की बदनामी करा रहे हैं इंटरनेशनल पलटल पे। प्रधानमंत्री सबसे पहले कह के आए थे, भाषण दे रहे थे कि देश का, हमारे भारत की हालत बहुत खराब है, हम ठीक करें। ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? हालत खराब बता रहे हो उस भारत की जिसमें ताजमहल है, उस भारत की जिसमें कुतुब मीनार है, उस भारत की जिसमें राम है, उस भारत की जिसमें कृष्ण है, उसकी बदनामी की बात आप करते हैं और नाम राहुल गांधी का लेते हैं। इनको राहुल गांधी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। और आप चलिए, मेरी बात ठीक। ध्यान रख लेना आज इनके साथ में कि ये जिस तरीके का इन्होंने राजनीति शुरू की है देश में, इनको जरूर जनता सबक सिखाई। चलिए, जनता से जुड़ी एक रिपोर्ट हमारे पास ये है। बोलते रहेंगे। हमारे समस्या- संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ हैं, उनके पास आऊंगा और बात करेंगे बेरोजगारी पर उठने वाले सवालों की। क्या वाकई आपको लगता है कि रोजगार इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि वो आतंकवाद की तरफ ले जा सकता है? फिलहाल राहुल गांधी ने ये बयान जरूर दे दिया है, लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है दिल्ली की, वो क्या चाहती है? दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस समय हम मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइए कि क्या वाकई रोजगार न मिलना आतंकवाद की तरफ ले जा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा एक बड़ी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा कहना और अपने देश की छवि को धूमिल करना, ये बहुत ही गलत है। हमारे यहाँ कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इस धरती पर इतनी जो भी लोग यहाँ पर हुए हैं, संघर्ष करते हैं। माना कि आज काम अगर हो सकता है कि कुछ कम हो सकता है, नहीं मिल सकता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो ISI या आतंकवाद में जाएंगे। गलत है। निश्चित तौर पर आपका व्यूज़ क्या है? देखिए, विद्रोह जरूर होता है जब कोई रोजगार वगैरह नहीं मिलता है तो, लेकिन आतंकवादी बन जाना ये संभव नहीं है। निश्चित तौर पे सबके व्यूज़ लिए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि रोजगार नहीं मिलने से लोग आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं? नहीं, गलत है ये तो। आतंकवाद का रोजगार का बिल्कुल मेहनत करेगा आदमी तो कुछ न कुछ उसको मिलेगा। अब आदमी गलती करता रहेगा तो गलत ही है, उससे फायदा नहीं उसका देश का। निश्चित तौर पे क्या राहुल जी के आप बयान से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत हैं, बिल्कुल गलत है। जो कोई बेरोजगारी से आतंकवादी लोग बन जाएगा, ये गलत बात है। हाँ, चलिए, निश्चित तौर पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल जी ने जो बयान दिया है सही है? नहीं, राहुल जी का पूरा बयान सरासर गलत है। उनको इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता। एक नेशनल स्तर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केरल में इस समय आई हुई बाढ़ में ना जाके वो जर्मनी में पिकनिक मनाने गए हुए हैं और उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं और वो रोजगार और आतंकवाद पर ज़्यादा प्रकाश कर रहे हैं। तो उनको खुद को ध्यान देना चाहिए बजाय रोजगार और बेरोजगारी पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश में आज़ादी के बाद जो राज की है वो कांग्रेस की सत्ता ने किया, ना कि भाजपा, बसपा, सपा अन्य पॉलिटिशियन पार्टियों ने किया। सबसे ज़्यादा जो सत्ता में रही है वो सिर्फ कांग्रेस रही है। तो इसका सारा बेरोजगारी का जो श्रेय जाता है वो कांग्रेस को ही जाता है, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को ही जाता है, दिग्विजय सिंह को ही जाता है। चलिए, निश्चित तौर पर लोग थे जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए और अधिकांश लोगों ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता है तो आप आतंकवाद की तरफ जाएं, आप ISIS में शामिल हों, या यूँ कहें कि आप देशद्रोही बन जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, सूर्य समाचार, दिल्ली। पीयूष पंत जी, आपने देखा ज़्यादातर लोगों ने आतंकवादी वाले बयान पर ऐतराज़ किया। बेरोजगारी है, इसमें किसी को परेशानी नहीं है, किसी को दोहराए नहीं है, किसी को शक नहीं है कि हाँ बेरोजगारी पे कोई दिक्कत, लेकिन आतंकवादी बनने के मामले पर सभी को ऐतराज़ है। तो क्या बेरोजगारी पर उठने वाले सवाल बीजेपी को परेशान करते हैं? उमेश जी, आऊँगा आपके पास। अभी देखिए, परेशान तो करते हैं, करने चाहिए भी, क्योंकि अगर आप वादा करके आएँ और इतना बड़ा युवा वर्ग है, उसकी समस्याएं हैं, उसको रोजगार चाहिए, परेशान करनी भी चाहिए। और लेकिन सवाल मैं ये एक बात कहूँगा कि देखिए, आतंकवादी, दरअसल राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको सही संदर्भ में समझा नहीं गया। वो उन्होंने जो है दूसरे देशों के संदर्भ में कहा है। उन्होंने कहा अगर ऐसे ही हालात हमारे देश में हों तो इस तरह से भटकाव होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कहीं
कि भाई जो है कि हमारा जो युवा है वो भी आतंकवाद की तरफ चला जाएगा या जा रहा है। मतलब उन्होंने एक क्लियर ये उदाहरण बात दिया। नहीं कहा है कि उदाहरण अगर दिया रोजगार और- नहीं है तो आतंकवादी बन जाओ। चिंता दिखाई उन्होंने कि दूसरी अगर जगह के उदाहरण बेरोजगारी दिए। बढ़ेगी तो निश्चित रूप से युवा भटकाव की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा, लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं वो लगातार इसका एक ये प्रमाण है कि किस तरह से जो लोगों के पास काम नहीं है तो वो उनका बेजा इस्तेमाल करती हैं, पार्टियां करती हैं, दूसरे लोग करते हैं, गैंगस्टर से वो करते हैं, वो अपराध में चले जाते हैं। वो लोग 2 पैसा कमाने के लिए जल्दी वो कुछ भी काम करते हैं। आज देखिए अपराध का आंकड़ा जो है पूरे देश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, युवा उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए लगातार जो उसमें बहुत से युवा हैं जो उसमें हैं। तो वो अपराध, आतंकवाद बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए धर्म का भी, मजहब का भी काम होता है जो करता है, और उसमें जो है विदेशी पैसा होता है, फंडिंग होती है, वो भी उसके कई आयाम हैं उसके, सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं है। लेकिन बेरोजगारी युवा को भटकाव की तरफ ले जाती है। और राहुल गांधी का मतलब ये जो था संदर्भ हिंदुस्तान के या इस देश के संदर्भ में कतई नहीं था। उन्होंने उदाहरण दिया वहाँ का, कि इसलिए उन्होंने कहा कि इंक्लूसिवनेस रहनी चाहिए। आप एक्सक्लूड करेंगे अगर कई तबकों को, समाज के कमजोर तबकों को, तो वो हताशा में किसी भी दिशा में जा सकते हैं। वो डॉक्टर अनवर साहब, असल में जो बेरोज़गारी का ताल्लुक है तो उससे लोग परेशान तो होते हैं और क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो इस तरफ जाने का मकसद है वो मॉब लिंचिंग, जब गरीबों पर जब अत्याचार होता है और जब जुडिशरी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं सुनता है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। एक वाक़या बताता हूँ कि एक फ़ौजी था बांदा में, जो फ़ौज में था, घर आया, दलित परिवार से था। 5 ब्राह्मणों ने उसकी बीबी और उसकी बहन की उसके सामने इज्जत लूटी और उसे बांध दिया पोल से। उसके सामने अपनी बहन और बीवी का बलात्कार देखते हुए वो नहीं सह सका। उसके बाद वो पुलिस में कंप्लेंट के लिए गया, पुलिस वालों ने उस पर डांटा। उसके बाद वो सर्विस में चला गया, वहाँ से SLR बंदूक उसने ली ड्यूटी के लिए और ड्यूटी से फरार होकर बांदा आ गया। रात में आते ही उन 5 ब्राह्मणों घर में जाकर उनको शूट कर दिया उसने, और वो फौजी डकैत बन गया बांदा का। आपने नाम सुना होगा, काफ़ी साल तक जो है फौजी डकैत के नाम से वो मशहूर रहा और दलितों ने उसको पूरा सपोर्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी गरीब के साथ जुल्म होता है और अगर पुलिस और जुडिशरी नहीं सुनती है, एडमिनिस्ट्रेशन, तब वो जो है उसके पास कोई उपाय इसके अलावा नहीं होता कि वो हथियार उठाए, चाहे वो डाकू बने या टेररिस्ट कहलाए। तो इस पे ये एक घटना अलग हो गई। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी से उठ करके इस तरीके के अपराधों की तरफ मैं समझता हूँ बढ़ना ठीक नहीं, और बढ़ना इतना आसान भी नहीं है। वक्त लगता है उन सब चीज़ों को। जहाँ तक IS की बात है या आतंकवाद की बात है, उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करना होता है, तब वो उस तरफ जाते हैं। यहाँ बात बेरोजगारी की है, इसमें कोई शक नहीं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बीजेपी को परेशान भी करते हैं बेरोजगारी से जुड़े सवाल, लेकिन आतंकवाद या से उसको नहीं जोड़कर देखा जा सकता। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे लिंचिंग जैसी घटनाएं क्या दुनिया की नज़रों से छुपाई जा सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे लिंचिंग जैसी घटनाएं क्या दुनिया की नज़रों से छुपाई जा सकती हैं। संदीप द्विवेदी हमारे साथ हैं बीजेपी से। संदीप जी, क्या लगता है ऐसी घटनाओं को किसी से छुपाया जा सकता है? नहीं, देखिए सोशल मीडिया और हाईटेक युग है, इसमें आप इस तरह की घटनाओं को छिपा भी नहीं सकते। और ये जग जाहिर है कि इस तरह की घटनाएं जो पहले मैक्सिमम केसेस में दबा दी जाती थी, अब नहीं दबती हैं, सामने आती हैं। दूसरी चीज़, जिस तरीके से डॉक्टर अनवर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बांदा का, ये बात सत्य है कि कांग्रेस के शासन में यही होता था और उसका बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। आज मोदी जी का शासन है, मोदी जी ने सबसे पहले आके कहा था कि मेक इन इंडिया ही इस देश की ताकत बनेगी, और उन्होंने उसको सक्सेस करके दिखाया। उन्होंने जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दिया, आज करोड़ों युवा एंटरप्रेन्योरशिप में अपने वेंचर शुरू करके उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को शुरू किया है, और उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखिए जो पहले सीधा माल इंडिया लाके पटकती थी और बेचती थी, आज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। आज चाइना को हम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहे हैं, और इन सब चीजों का भारत अब फायदा उठा रहा है, जिनको हमें 10 साल पहले उठाना चाहिए था। जो इतनी बड़ी बेरोजगारी हमारे लिए समस्या नहीं बनता। समस्या यह है कि कांग्रेस
आज भारत में कहीं बड़ा प्रोग्राम इसलिए नहीं करती क्योंकि राहुल गांधी की क्षमताओं पे सबको शक है और राहुल गांधी का खुलेआम विरोध होते हैं। राहुल गांधी निकाले ना रैली, अगर इन्हें लगता है कि मोदी के मुद्दों पे फेल है, करें विकास के मुद्दों की बात। क्यों ये बार बार लिंचिंग की बात करते हैं, क्यों ये दलित और मुस्लिम पे आ जाते हैं बार बार? उमेश जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं संदीप जी। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे बांदा का अभी जिक्र कर रहे थे, इनसे पूछो कि कश्मीर में इतनी बंदूकें तुम्हारे राज में निकली हैं कि कांग्रेस के राज में? ये नक्सली जो घटना है आपके राज में हो रही है 4 साल में पूरे देश में एक आतंकवादी घटना नहीं है। दक्षिण कश्मीर में समेट के रख दिया इन सपोलों को, जिन्हें आप लोगों ने पाला था, जिन्हें आप दूध पिलाते थे। अरे बोलिए बोलिए। ऐसा है, सपोले तो पता लग जाएगी कौन कौन सपोले हैं। अरे आइए ना, आंदोलन करिए ना, रोड पे खुला चैलेंज है। अगर कांग्रेस को, अगर उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ है, आइए रोड पे करिए आंदोलन। क्यों आप दलित आंदोलन में घुसते हैं, क्यों आप मुस्लिम आंदोलन में घुसते हैं, क्यों आप जाट आंदोलन में घुसते हैं? करिए ना मोदी जी के खिलाफ रैली। हिम्मत नहीं है, जनता ईंट से ईंट से बाहर बजा देगी, जनता हिसाब मांगती है आपसे। मुझे पता नहीं है तुम्हारी क्या पोस्ट है भाई आपकी पोस्ट क्या है, क्या सिस्टम है, तुम किससे बात कर रहे हो? चैलेंज है, अरे क्या ऑथेंटिक तुम्हारी बात मानी जाएगी? नहीं, क्या एक कार्यकर्ता के लिए भी पोस्ट की जरूरत है? भाषा बताइए, चैलेंज पता लग जाएगी अभी 2019 में। आप करिए ना, आइए ना, क्यों नामा लेके घूमते हैं आप लोग? कभी जेटली जी से, कभी गडकरी जी से, कभी स्वामी जी से माफिया मांगते हैं घर घर जाके। जो हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करा रहे हो, हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा मुस्लिम आपके शासनकाल में त्रस्त हुआ है, सबसे ज्यादा दंगों में मुस्लिम आपसे अभी पता लगा कि शासनकाल में झुलसा है। अभी पता लगा कि SC/ST का जो मामला लेके आ रहे हो, ना हिंदू के हुए, ना मुस्लिम के हुए, ना सिख के हुए, ना ईसाई के हुए, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के हुए और विदेश आप सिर्फ और सिर्फ पैसा मांगने आते हैं। पीयूष पंत जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग सिर्फ विदेश आते हैं, फंडिंग में दलाली खा रहे हो, सारी दलाली कर रहे हैं। 2-3 आदमियों की सरकार चल रही है, पता लग रहा है में तो आपके नेता पकड़े जाते हैं, आपके नेताओं पर कार्रवाई होती है। राहुल और जीजा और उनकी माता जी बेल पे घूम रही हैं और आप कहते हैं अमित शाह जी को बाइज्जत बरी किया है कोर्ट ने। आपको जानकारी होना चाहिए, बेल पे नहीं घूम रहे अमित जी। 3 प्रधानमंत्रियों ने इस घर के ने शहादत दी है। कमल गट्टे हो, तुम्हारी उंगली भी नहीं चिरी है। 3 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी है। जीप चलाते, बोलते, बरगलाते, मुद्दों से भटकाते देश को। काम करके दिखाइए जो काम की कही थी। जनता देख रही है। नौकरी दो, 15 लाख रुपए दो, जो वादा किया था काम करके दिखाओ। बाहर जर्मनी जाके मुद्दे उठा रहे हैं, आइए उठाइए मुद्दा, आइए ना जनता के बीच में। क्यों नहीं आते, क्यों हिम्मत नहीं बढ़ती आपकी? इंडिया में रोज उठाते हैं, घबरा जाते हैं प्रधानमंत्री, उन्हें जब सिखाने जाते हैं कि भाई गले मिलके देश चलता है। और इंडिया में तो आप आलू से सोना बनाने लगते हो, आप चांद पे आलू उगा के इंडिया लाने लगते हो, आप तो इस तरह के सपने दिखाने आते हो। आप कब बात करते हो बेरोजगारी की? आपको ज्यादा से ज्यादा दलित अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलितों को 5% आरक्षण नहीं दिलवाया, ये आपकी नाकामी थी, जो उनका हक था। क्यों आप बात नहीं करते उस मुद्दे पे? आप क्यों ट्रिपल तलाक पे बात नहीं करते? आप हितैषी तो बनते हैं, लेकिन आपको माँ बहनों का जो ट्रिपल तलाक के नाम पर उनके साथ अत्याचार होता है वो नहीं दिखता है। बरगला रहे हो, जनता को भ्रम में डाल रहे हो, झगड़े करा रहे हो, दंगे करा रहे हो, फसाद करा रहे हो। कोई मुद्दा है नहीं, राज्यसभा में जब आपको धमकियां मिलती है कि हम बहनों भाइयों 15 लाख लो, नौकरी लो, पैसे लो, ये लो, बंदूक लो, झगड़ा कराओ, चलिए बात कराओ, यही धंधा रह गया इनका। ठीक है, राहुल गांधी बोले नहीं, अरे 3 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी है इनके ने। चलिए ठीक है। वंदना पांडे जी, क्या लिंचिंग जैसी घटनाओं को लोगों की नज़रों से छुपाया जा सकता है? जब उस पर वो घटना है और उस घटना की खबर बन रही है और खबर मीडिया में आ रही है, तो उसको कैसे छुपाया जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें ये समझना होगा, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि ये आतंकवादी आकाओं की एक नई रणनीति है। इसके जवाब के लिए सभी दलों को एक साथ होना होगा। तीसरी बात मैं जो कहना चाहूंगी और कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि विदेशों में जाकर के जिस तरह का बयानबाजी किया है राहुल गांधी जी ने, निश्चित रूप से बचकानापन है। चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी हो, प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बयानबाजी सबसे पहले। नहीं करना चाहिए था। देश की हालत बहुत खराब है, देश की बदनामी प्रधानमंत्री मोदी ने कराई है। राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने सिर्फ इतनी बातें कही है कि इस हालात पैदा हो जाते हैं जो माहौल बना रखा है। सिख का आतंकवाद, असम का बोडो आंदोलन, कश्मीर तो उगाया हुआ है। वहां पर जो समस्या है वो एक दिन की समस्या नहीं है। विकराल खाज, कोढ़, कैंसर जो बन गया है वो एक दिन का
नहीं है। सरकार ये चला इसके रहे लिए थे आगे कश्मीर आना में, चाहिए और अब उन्हें छोड़ आके दिया अपने इन्होंने देश में 3 कहना साल चाहिए। से। वो अब जाते हैं, आतंकवादी लोगों कह से रहे हैं, पहले मिलते हैं। आतंकवादी नहीं थे। जर्मनी के लोग क्या इस समस्या का समाधान कर लेंगे? नहीं, जो नहीं कर एनालाइज सकते सरकार हैं, इनके नहीं, पास है, एनालाइज थे, ठीक है, आई इनके पास है, लेकिन सीबीआई उनको इनके इस पास है, समस्या को पुलिस आगे इनके आगे पास है, बात राहुल करना गांधी चाहिए। सरकार चलाएंगे, और राहुल दूसरे गांधी की केरल बातें जाएंगे, करके ये भाषण कभी बोल के आलोचना छोड़ रहे करते हैं। रहे हैं। ये समझना उनको नहीं चाहिए। करना चाहिए था इस तरह की बात। चलिए, आलोचना अगर खुद ठीक। कर रहे हैं और खुद वही बात कर रहे हैं, अनवर, तो डॉक्टर हम अनवर कैसे साहब। बात साफ कर सकते हैं? ये उनका थोड़ा मैं बचकाना इसमें प्रयास दो है। बात ठीक है। कहूंगा इसको जो बचना बीजेपी चाहिए के इससे। ठीक है, साथियों ने वंदना। उठाई दो बातें। पहली चीज तो ये कि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आईएसएस जो है मुस्लिम संगठन नहीं है, वो यहूदियों का बनाया हुआ है। इसराइल के एजेंट हैं, इसराइल का संगठन है। कोई मुस्लिम संगठन मुसलमानों को नहीं मारेगा। और आईएसएस जो है मुसलमानों को मार रहा है, मुस्लिम कंट्रीज को डिस्टर्ब कर रहा है, और वो इसराइल का बनाया हुआ यहूदियों का संगठन है। ये क्लियर हो जाना चाहिए बीजेपी के साथियों को कि ये मुसलमानों का संगठन नहीं है, और तमाम दुनिया के लोगों को। दूसरी ठीक है। चीज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात की उन्होंने। मैं कहता हूं कि जो माइनॉरिटी कैरेक्टर सरदारों के कॉलेजों का है, क्रिश्चियंस के कॉलेजों का है, और जो हमारे जैन भाई हैं उनके कॉलेजों का है, क्या वहाँ भी आरक्षण देंगे जो है SC/ST के लोगों को? दूसरी बात यह कि जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, क्या मुसलमानों के लिए कहीं इनको विकास की जगह है इनके यहाँ? इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी मुसलमानों की हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जिसमें इस्लाम लगा हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो मुसलमानों का है, उस पे इनकी नजरें हैं। और सिर्फ जो है हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, दलित और मुसलमानों को लड़ाने का काम के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट भाई आपने अगर सबका साथ सबका विकास था तो कई मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया आपने। सुने मेरी मुस्लिम बात, लड़कियों के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन आप पॉलिसीज नहीं मुस्लिम लागू लड़कियों होती की बात करते हो मोदी जी। चलिए, मेरी ठीक है। बेटियां बहनें हैं, सिख, ईसाई, उनके लिए वहाँ 10% रिजर्वेशन दे दो लड़कियों के लिए। इस तो बात हम को मानेंगे इतना कि आप जो है बेहतर होगा। आप इंसाफ पसंद नहीं है, आप देश में आतंकवाद फैला। चलिए, वंदना जी, हमारा समय खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहां होगी, चाहे वो किसी भी नाम ठीक है। पर हो, वहां पर रिजर्वेशन लागू होता है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देश में बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल हो रही है। वो फिर चाहे सांप्रदायिकता हो, जातिवाद या फिर मॉब लिंचिंग। सूचना के आदान प्रदान में अब कोई लिमिट नहीं रह गई है। छोटी से छोटी घटनाएं और खबरें बिना समय गंवाए दुनिया भर में पहुंच जाती हैं। किसी भी देश में अगर कुछ अच्छा घटित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह ख्याति पाता है, और यदि किसी देश में कुछ गलत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस देश की छवि खराब होती है। मगर यहाँ क्या करें जब देश के कर्णधार ही दूसरे देशों में जाकर अपने देश की छवि को नुकसान पहुँचाएँ। अब जनता को तय करना पड़ेगा कि अपने इन कर्णधारों का क्या करना है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों के जिम्मेदार इसमें शामिल हैं। तो मुद्दों का जवाब में आज बस इतना ही। नमस्कार, सब है।